हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कल का टेस्ट दिया था आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है। मानिए आपने? देखो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा, राइट? पूरा एक तो मैकेनिक्स पार्ट था, पूरी मैकेनिक्स थी इसमें, राइट? केमिस्ट्री, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, सारा मैकेनिक्स था और कुछ ऑप्टिक्स के क्वेश्चन थे, करेक्ट? यस मैम। ठीक है, जैसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेंटर ऑफ मास का है 1, ये मैंने कराया नहीं है तो मैं भी इसको छुड़वा रही हूँ फिलहाल के लिए। जिसने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, कोन का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से हमारा इसका आंसर आ जाएगा, बट हमें उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये मैंने तुम्हें कराया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कराया हुआ है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के सवाल। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये तो लेंस है, करेक्ट। सेकंड वाला ये क्या बन जाएगा? इन्होंने देखो क्या किया हमारे पास, हेलो, ये बेटा लेंस है और ये था मेरा यहाँ पर क्या, एक मिरर, ठीक है। आवाज आ रही है? यस मैम। इसके बीच में हमने यहाँ पर फिल कर दिया वाटर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे वाटर फिल कर दिया। अब ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? ये भी एक सेकंड लेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और ये थर्ड है मेरा मिरर। तो मैंने तुम्हें इसका इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला लिखवाया था कि पावर हम कैसे लिख सकते हैं। अगर ये लेंस है तो 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है, एक तो पहली सरफेस से और दूसरी से। तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस 1, तो पहला लेंस की पावर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस 2। मिरर का क्या लिखते हैं? मिरर का एक ही बार आएगा, पावर ऑफ मिरर m। अब देखो, मुझे पहले लेंस की पावर चाहिए, तो पावर का फॉर्मूला है मेरे पास लेंस के लिए 1/f इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मिरर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाला फॉर्मूला है। और ये 1/, फोकल लेंथ हम लेंस की निकालेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? पावर के बराबर, करेक्ट। यस मैम। तो देखो इन्होंने पूछा है फोकल लेंथ, तो एक काम करते हैं, इस पावर को लिख लेते हैं कि 1/p इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 सॉरी p क्या किसके बराबर होगा? 1/f के, है ना। 1/f इक्विवेलेंट f ऑफ लेंस प्लस 2/f ऑफ लेंस 2। अब मिरर का क्या होता है भाई? मिरर की पावर क्या होती है? -1/f होती है मिरर के, सिखाया हुआ है कि मिरर की जो पावर होगी वो -f(m) होगी और लेंस की होती है बेटा सीधा 1/f(l). तो यहाँ पर क्या लिखोगे? -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करता है? एट लास्ट मिरर की तरह ही बिहेव करेगा, करेक्ट। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम लास्ट में मिरर रख देते हैं तो ये सिस्टम किसकी तरह बिहेव करता है? मिरर की तरह, क्योंकि लास्ट में रिफ्लेक्शन ही होना है। तो इसका मतलब जो ये फाइनल जो पावर आएगी पी इक्विवेलेंट, ये मिरर की ही आने वाली है। तो ये मिरर ही आने वाला है, तो इसका भी एफ इक्विवेलेंट बनेगा। तो क्या लिखोगे भाई? पी इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा? -1/f ऑफ इक्विवेलेंट। ये कराया हुआ है ना मैंने? नहीं याद तो ये याद रख लो कि जब भी कॉम्बिनेशन इस तरीके से आएगा और इक्विवेलेंट पावर या फोकल लेंथ पूछी जाएगी तो हम ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें लेंस 1 और लेंस 2 की फोकल लेंथ निकालनी है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला निकाल सकते हो। लेंस 1 की फोकल लेंथ कैसे लिखोगे? 1/f ऑफ L1। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले का 3/2 है, -1 1/r1। भाई ये r1 हो जाएगी और ये इसकी r2 हो गई। अब देखो r1 और r2 कितना दे रखा है? ये 10 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है। तो अगर ये पोल होगा तो अगर, ठीक है, ऑब्जेक्ट सपोज करो कहीं यहाँ पर रखा हुआ होगा तो तुम्हें इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा। सॉरी, रेडियस है ना, अभी तो हम रेडियस आर देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। ये पोल हो गया, ये यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट भाई कहीं ना कहीं यही होगा तो वो तो इस डायरेक्शन में जाएगा जब इससे हिट करेगा इंसिडेंट रे। तो इसका मतलब पोल से रेडियस तक आने के लिए मुझे किस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो r1 हो गई नेगेटिव, तो माइनस का 1/10। R2 क्या हो जाएगी? R2 पॉजिटिव हो जाएगी, तो माइनस माइनस पॉजिटिव। R2 की वैल्यू कितनी थी? 1/15। ये बताओ, क्लियर हुआ? यस मैम।
तो ये वाली वैल्यू आप सॉल्व कर लेना, कितनी आएगी, यहाँ पर -1/12 लिखा हुआ है तो -1/12 ही आ रही होगी, ठीक है। सिमिलरली 1/FL2 निकाल लोगे, सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस तुम्हारा ये वाटर वाला बनेगा, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है, तो फॉर्मूला में म्यू ऑफ लेंस ऑफ लिखोगे 4/3 माइनस का 1/R1। R1 इसका R1 कितना है, 15, इसकी सरफेस 15 बनेगी, पॉजिटिव लिखूं या माइनस, R1 तो पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि इसका पोल कहीं यहाँ बनेगा, तो R इधर की तरफ कैलकुलेट करोगे, तो विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है तो R1 यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा 1/15 माइनस 1/R2। R2 क्या हो जाएगा, देखो R2 ये वाला मीडियम बनेगा तो R2 नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 1/15 हो जाएगा, ठीक है। बोलो ये यस वाली मैम। वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू इसको सॉल्व करके देख लेना बेटा, ये तुम्हारा कुछ बनेगा 2/45। ये किस किस को समझ में आया, डायरेक्शंस, आरुष समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस मैम। वेरी इंपॉर्टेंट, हाई चांसेस है कि इस तरीके का सवाल रिपीट हो जाए। 2/45, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मिरर का निकालना है। मिरर की फोकल लेंथ कैसे निकालोगे आप, पावर ऑफ मिरर, सिंपल सी बात है, 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर हो जाएगा, ठीक है। PM इक्वल्स टू 1/F(m). यस मैम। कितना हो जाएगा मिरर का, दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी भाई, R/2 के बराबर। यस मैम। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास PM इक्वल्स टू -1/R/2, तो 2/R, ठीक है। R कितना है 15, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, F(m) कितना आया, -2/R, यही आ जाएगा क्या, एक सेकंड, PM FM इक्वल्स टू R/2 है। PM इक्वल्स टू -1/F(m), F(m) को R लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे 2, ठीक है, यही हो जाएगा -2/R। यस मैम। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, पर मुझे तो FM निकालना था ना, FM किसके बराबर आएगा, -R/2, ठीक है। ये सारी यस मैम। वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देना, जो सारी वैल्यूज निकाली है तुमने, 1/बार FL आ गया, FL आ गया, F ऑफ मिरर भी आ गया, R/2। अब देखो जो मिरर की फोकल लेंथ है ना, ये एक तो फॉर्मूले में नेगेटिव आया है ड्यू टू पावर, पावर ऑफ मिरर होता है -1/FM। अब फोकल लेंथ भी तो देखेंगे कि फोकल लेंथ कौन सा मिरर यूज हुआ है, इस मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यस और नो, है ना। यस फोकल लेंथ भी देखो कि हम नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, मैम। कनकेव मिरर की नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो ये भी हम विद साइन रखेंगे। फिर सेकंड, मेरे पास सेकंड लेंस कौन सा बन रहा है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, तो ये सेकंड लेंस की फोकल लेंथ हम पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें फोकल लेंथ भी विद साइन रखनी है। पहला कौन सा मिरर है, सॉरी पहला लेंस है कनकेव, तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, है ना। हेलो, यस मैम। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप वैल्यूज को रख सकते हो, ठीक है। आरुष पुट करके देख लेना एक बार। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहाँ पर दो चीजें हैं, मुझे दो चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, दो चीजें, कि अगर मैं यहाँ पर पूरे में वाटर फिल कर देते हैं हम, और इस पॉइंट का प्रेशर P0 है और ये हाइट h है, तो बेटा इस A पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, A पॉइंट का प्रेशर, या फिर मैं बोलूं A पॉइंट का प्रेशर कितने से बढ़ेगा, तो कितने से बढ़ेगा बेटा, ρg(h) से, करेक्ट। यानी अगर हम h हाइट नीचे जाएंगे तो प्रेशर ρg(h) से इंक्रीज होगा, क्लियर, कब, जब नीचे जाएंगे। दूसरा सिनारियो क्या है कि अगर मेरे पास ये फ्लूइड है, फिल हुआ, भरा हुआ पड़ा है इसमें, ठीक है, और मान लो मैंने इस फ्लूइड को एक्सेलरेट करा दिया A से, ये सवाल अब की बार तुम्हारे उस पेपर में भी आया था और मैंने ये तुम्हें क्लास में भी कराया था, कि फ्लूइड को मैंने A से एक्सेलरेट करा दिया। अब मान लो मेरे पास दो पॉइंट है बेटा, एक ये P1 और एक ये पॉइंट P2,
ठीक है। P1 और P2 के बीच की दूरी चलो मैं बाद में बताती हूँ। अब इसमें सवाल एक तो ये आता है कि P1 का प्रेशर ज्यादा होगा कि P2 का प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर फ्लूइड क्या है, एक्सिलरेटिंग है, क्या है फ्लूइड, एक्सिलरेटिंग। अगर ये फ्लूइड एक्सिलरेटिंग है तो बेटा कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा बताओ, P1 या P2 का। इसको मैंने मैम तुम्हें एक P1। बस, नहीं हाँ, मैंने तुम्हें एक बस के एग्जांपल से सिखाया था कि भाई ये बस है और बस सपोज करो आगे ए से एक्सिलरेट हो रही है, इनिशियली रेस्ट पे थी और एकदम से बस आगे की तरफ एक्सिलरेट होगी, तो जितने भी इंसान खड़े होंगे वो सब किस कौन सी वाली वॉल पे जाके टकराएंगे अचानक से, पीछे वाली वॉल पे। भाई पीछे ही तो जाओगे अचानक, इनर्शिया। अगर अचानक से तुम रेस्ट में हो और आगे की तरफ एक्सिलरेशन आती है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो तुम्हारी बॉडी तो रेस्ट में है, वो कहाँ रहना पसंद करेगी, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ जर्क लगता है ना। तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट से भी इस चीज को एनालाइज करें, वैसे अलग कॉन्सेप्ट लगेगा बट जल्दबाजी के लिए याद करने के लिए ऐसे समझ लो। तो इसका मतलब पीछे वाली वॉल पे प्रेशर ज्यादा है, तो सिमिलरली P1 का प्रेशर कंपैरेटिवली P2 से ज्यादा हुआ। तो ये सवाल भी आया था अब की बार 2025 में, बस इतना पूछ लिया कि P1 का प्रेशर ज्यादा है या P2 का, या दोनों बराबर है। तो मैंने ये क्लास में भी कराया है, P1 का प्रेशर P2 से ज्यादा है, राइट। अब यस मैम। कितना ज्यादा है, अब ये डिपेंड करेगा कि P1 और P2 जो दो आपने पॉइंट लिए हैं उनकी लेंथ कितनी है। तो सपोज करो इनकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। अगर इन दोनों की लेंथ L है तो बेटा P1 माइनस P2 कितने से कितना ज्यादा होगा, या इसका मतलब ये कह दो कि अगर मैं P2 की तरफ जाऊंगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, कितने से डिक्रीज होगा, रो डेंसिटी, L लेंथ है, और A जो एक्सिलरेशन है, तो कितने से भाई हुआ, रो L A, वो रो जी एच था, ये क्या होगा, रो L A होगा। बोलो ये बात क्लियर आई समझ में। यस मैम। ठीक है, अब यही कुछ सवाल है, इसमें तुम्हें H की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो मैं एक काम करती हूँ बेटा, ये वाली हाइट पूरी H1 ले लेती हूँ और ये वाली हाइट पूरी H2 ले लेती हूँ, ठीक है। और H1 माइनस H2 का डिफरेंस तुम्हें ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसने तुम्हें बोला है कि H की वैल्यू बताओ, तो देखो दो पॉइंट मान लेते हैं, ये A पॉइंट हो गया और एक ये B पॉइंट हो गया, इतना ठीक है। ओके, अब मैं A से चलना शुरू करती हूँ, ये A पॉइंट से। बेटा A से इस पॉइंट पे, ये पॉइंट C मान लो और ये पॉइंट D मान लो। A से C पर आए तो प्रेशर घटा कि बढ़ा, A से C मैम बढ़ा। बढ़ा, कितने से बढ़ा, A से C प्रेशर, रो रो जी एच H1। आरोश H1, पूरा प्रेशर तो H1 है ना, पूरी हाइट, तो रो जी यस H1। सर। अब बताओ, अगर मैं अब ये फ्लूइड, देखो सवाल में यहाँ पर फ्लूइड को बोला गया है एज द सिस्टम इज गिवन एक्सिलरेटिंग ए टुवर्ड्स द राइट। तो ये जो तुम्हारा सिस्टम है ये ए की तरफ एक्सिलरेट हो रहा है, यानी आगे की तरफ, है ना। ओके, तो अब मुझे यस बताओ सर। सी पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा कि डी पॉइंट का। मैम C पॉइंट का। सी पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, लेकिन अब मुझे सी से डी जाना है, सी से डी जाऊंगी तो प्रेशर ड्रॉप होगा, यस। यस। तो माइनस का साइन लगाओ, कितने से ड्रॉप होगा, सी और डी की लेंथ एल तुम्हें दी हुई है, तो मैम ये नेगेटिव का साइन ये दिखा रहा है कि सी से डी जाने पे प्रेशर ड्रॉप हुआ है, कितना, रो एल ए। बात सही है, यस मैम। हाँ। ओके, अब कोई बच्चा बी से चलना चाहे तो बी से भी चल सकता है, बस देख लेना कि हम जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। ओके, अब बच्चा बताओ अगर मैं डी से बी जा रही हूँ तो क्या होगा प्रेशर के साथ, डी से बी, मैम डिक्रीज होगा। डी से बी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, कितना घट जाएगा, माइनस रो जी H2, करेक्ट। यस हेलो, मैम। अब फिर बी का प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, राइट। तो यानी हम किस पॉइंट पे आ गए, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पॉइंट पे आ गए। तो इसको तुम जीरो भी मान सकते हो चाहो तो, ठीक है, क्योंकि अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गए हैं। ओके, क्योंकि देखो अगर ए से शुरू करती मैं, अगर मान लो तुम ए पॉइंट का प्रेशर भी लिखते हैं यहाँ पे, तो ए का ऐड कर दो पी ए, प्लस ये बाकी की जो टर्म है रो जी H1 माइनस रो एल ए माइनस रो जी H2, ये सारा प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा भाई, पीवी के बराबर, ठीक है। तो इस वजह से है, या तो तुम इनको लिखना चाहो तो लिख दो, अगर नहीं लिखना चाहो तो इसको जीरो के इक्वेट भी कर सकते हो, सारी टर्म को, सब मैंने जीरो के टर्म या के बराबर लिख दिया। अब देखो इसमें से मैं क्या कॉमन ले लू, रो जी H1 माइनस H2 माइनस रो एल ए इक्वल्स टू जीरो। H1 माइनस H2 किसके बराबर है बेटा, H के बराबर, H के। हाँ, इक्वल्स टू रो कैपिटल एल ए, रो से रो कट गई, हाइट किसके बराबर आ गई,
ए एक्सेलरेशन एल अपॉन जी। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, ना सॉरी, ए एल अपॉन जी, डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन ठीक है। तो ये कल ये वाले क्वेश्चंस भी मैंने ऑलरेडी तुम्हें फ्लूइड्स में कराया हुआ है, ठीक है। इवन मैंने रोटेशन में भी, रोटेशन के साथ सिखाया हुआ है तुम्हें ये क्वेश्चन, रोटेशन के साथ क्या होता है। क्लियर हुआ एवरीवन? सक्षम नहीं आया आज क्लास में? सक्षम सक्षम नहीं है, उसके पेपर शायद बोर्ड चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, ये मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है। ये एक ब्लॉक है, सपोज करो ऐसे, ठीक है। ये तुम्हें ज्यादा बड़ा ऐसे लॉक दे दिया, इसको ऐसे सिंपल ब्लॉक मानो। यहाँ पर तुम ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, एफ। ये तुम्हें लेंथ एल दे रखी है और ये कुछ हाइट एच दी हुई है, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसको कुछ एंगल मान लूं कि भाई तुम किसी एंगल पे ही ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये अपना एफ कॉस अल्फा हो जाएगा और ऊपर क्या बनेगा भाई? एफ साइन अल्फा, राइट। इस तरीके से देखूं तो नीचे mg फोर्स लग रहा होगा इस ब्लॉक का, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा। अब सवाल ये है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो सेम सवाल अभी कुछ कल परसों में भी मैंने कराया था कि भाई नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा, बताओ। तुम लिखोगे कि मैम एफ साइन अल्फा प्लस नॉर्मल mg के बराबर है। नॉर्मल किसके बराबर आया? mg माइनस एफ साइन अल्फा, करेक्ट। और मैंने एफ यस कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? एफ कॉस अल्फा मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए, यानी म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। तो एफ कॉस अल्फा इक्वल्स टू म्यू, नॉर्मल की वैल्यू ऊपर निकाली हुई है तुमने, mg माइनस एफ साइन अल्फा, खत्म। कराया हुआ था ना ये क्वेश्चन। तो म्यू किसके बराबर आ जाएगा? म्यू आ गया तुम्हारा एफ कॉस अल्फा अपॉन mg माइनस एफ साइन अल्फा। अब देखो बस सवाल में तुम्हें अल्फा अल्फा चाहिए, ये एंगल अल्फा है, ये हाइट h और ये ऊपर l, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? ये l है, ये h है, ये कितना आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, अच्छा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये हाइट आ गई। तो अब देखो मुझे कॉस अल्फा बताओ, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो क्या लिखोगे भाई? एच अपॉन एल। कॉस अल्फा तो यही हुआ, एक मैम सेकेंड, रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एल। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अल्फा के सामने वाली साइड हाइट, हाँ सॉरी, बेस कितना है? बेस तो ये है ना, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यस मैम। है ना। हाँ, तो ये वाला बेस था, बी नीचे वाला, तो ये मेरे पास कितनी है? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो कॉस अल्फा ये आ गया, कॉस अल्फा की जगह ये वाली वैल्यू रख दो। साइन अल्फा कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मेरी एच है और हाइपोटेन्यूज क्या है? एल, है ना। तो साइन अल्फा आया एच बाई एल। तो बेटा ये वैल्यू रख के देखो, आई थिंक कौन सा ऑप्शन है ऊपर? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर या तो बी में दिख रहा है या ए में, तो इनमें से कोई आंसर होगा। देखो कॉस अल्फा है ऊपर, अपॉन एल लिखेंगे, आई थिंक ऑप्शन नंबर, माइनस का साइन है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, करेक्ट। यस मैम। चेक करो, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो ये वाला हमने ऑलरेडी क्लास में सिखाया पढ़ाया हुआ सवाल है, थोड़ा सा तो देखो चेंज करके आता ही है, ठीक है। थोड़ा सा बस यहाँ पे तुम्हें ये अल्फा निकालने थे, बस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। E be the total energy of satellite moving around the earth, then the total potential energy will be E by 2, है ना। तो अब मैंने तुम्हें ये वाली सारी चीजें लिखवाई हुई है भाई। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है माइनस जी m1 m2 अपॉन आर, राइट। काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में चले जाओ, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है भाई? माइनस जी, सॉरी प्लस का जी m1 m2 बाई 2r। और टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, तो नेगेटिव ऑफ जी m1 m2 बाई 2r, करेक्ट। ये वाला फॉर्मूला याद है सबको? यस मैम। वेरी गुड। तो अब ये बताओ, अब रिलेशन पूछा है कि अगर टोटल एनर्जी मेरी E है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हुई? काइनेटिक एनर्जी माइनस E के बराबर हो गई।
पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, 2E के, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, तो अब ये वाली वैल्यू बनी पूरा E, तो ये 2 टाइम्स ऑफ E हो गई, और यहाँ दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी E/2 है, तो सही है कि गलत है स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट है ना। गलत। हाँ, स्टेटमेंट सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। बात सही है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है दोनों का, बस माइनस का साइन अलग है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। तो ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है एक बार देख लो, तो सेकंड हमारा ट्रू है और फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी दे रखा होगा फिफ्थ का, ए कैसे दे रखा है फिफ्थ का, सेकंड को भी इनकरेक्ट माना है, क्यों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू द हाफ, ओहो ओहो बेटा ये तो देखा ही नहीं, सॉरी यहाँ पे बीच में हाफ है ना, हाफ नहीं है, बराबर है, देखो काइनेटिक एनर्जी ई है और टोटल एनर्जी भी ई है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, हाफ नहीं है, तो स्टेटमेंट सेकंड भी इनकरेक्ट है, करेक्ट, ये भी गलत है। यस मैम। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ रिलेशन है इन तीनों के, आप देख सकते हो। सिक्स्थ को छोड़ो, सेवंथ कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि एक बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो अब उसी सवाल में चले जाओ कि अगर बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता था, -mb cos थीटा, डाइपोल को रखते थे तो PE cos थीटा, अगर बार मैग्नेट को रखेंगे तो -mb cos थीटा, m क्या था तुम्हारा, मैग्नेटिक मूवमेंट है ना। यस मैम। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ या साउथ टू पोल, साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है बेटा साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ, जैसे -q से +q होती है ना डाइपोल की, डाइपोल मूवमेंट -q से +q होती है डायरेक्शन, यस मैम। ऐसे ही मैग्नेटिक मूवमेंट की क्या होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ को -m लेके चलते हैं, नॉर्थ को +m लेके चलते हैं, ठीक है, तो माइनस से +m, क्लियर, ओके, तो ये मेरे पास डायरेक्शन होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, -mb cos थीटा कितना होना चाहिए, 180, तब जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, +mb, तो ये मेरी मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब तुम्हें वो एंगल देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में जो एंगल है वो 180 का बने। तो देखो नॉर्थ टू साउथ मेरा ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है, तो ये तो एंगल थीटा 0 डिग्री बन रहा है, ये नहीं हो सकता। साउथ टू नॉर्थ ये तुम्हारे मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड की इधर कितना एंगल बन गया दोनों के बीच में, 180 डिग्री, तो ये हो सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी ही सही आंसर है, गॉट इट। यस मैम। दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री नहीं होगा, 0 हो जाएगी 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा सवाल है, देखो क्या कह रहा है कि एक कंडक्टिंग वायर इज बेंड इन ए फॉर्म ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, कोई भी आपने एन साइडेड पॉलीगन बना दिया, ऑक्टागन हेक्सागन कुछ बना ले, ठीक है, ऐसे, यस मैम। तो ऐसे ही एन साइड का कोई भी पॉलीगन हो सकता है। मैंने ये क्या लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ऑक्टागन लिया है, बट कुछ भी हो सकता है जिसकी एन साइडेड होंगी, बट ये बराबर होती है, ठीक है, रेगुलर, इसका मतलब ये सारी साइडेड जो है ये बराबर है। अब इन्होंने क्या बोला है, पॉली एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन इनक्लोज्ड बाय अ सर्कल, एक सेकेंड, ए कंडक्टिंग वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन इनक्लोज्ड बाय अ सर्कल, मतलब इसको एक सर्कल में इनक्लोज कर दिया है, ऐसे एक सर्कल में इसको बांध दिया, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, r दे रखी है, इस सर्कल की रेडियस आपने r दे दी। अब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ कि सेंटर पर कितना होगा अगर इस वायर में I करंट फ्लो कर रहा है, तो बात ठीक है बेटा इतनी, यस मैम। ओके। तो अब देखो सिंपल सी बात है, मैं एक साइड की वजह से निकाल लूं, ठीक है, देखो सारी साइड बराबर है, रेगुलर साइडेड का मतलब भी यही है, और मान लो ये मेरा सेंटर है उस सर्कल का, तो मेरे को एक वायर की वजह से निकालनी है, ऐसे
ये करंट आई जो है सब में फ्लो करेगी। एक का निकाल के एन से मल्टीप्लाई कर दो, बात सही है ना, एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबका निकल आएगा। ओके, तो मैं इस वायर एबी की वजह से निकालना चाहती हूँ। अगर मुझे एबी की वजह से निकालना है तो बेटा मुझे ये वाले एंगल्स चाहिए होंगे, ये और ये, करेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक सीधी लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, करेक्ट। एक वायर का तो यही आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एज इट इज। अब मुझे थीटा 1 और थीटा 2 चाहिए बेटा, ये थीटा 1 हुआ और ये थीटा 2 हुआ, तो कितना एंगल बनाएगा बताओ। टोटल सम तो 360 का ही होता है ये, राइट। यस मैम। टोटल सम तो 360 का ही होगा। अगर अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये सर्कल, अगर ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का ये वाला एंगल कितना होगा मैम 90 डिग्री। 90 डिग्री, यानी तुमने 360 को कितने डिग्री में बांटा, 4 में, करेक्ट। यस। तो ये 90 डिग्री आ गया ना, और ये बराबर बराबर बट जाएगा 45 45। हाँ, तो इसका मतलब अगर ये n रेगुलर साइडेड है तो 360 को कितने से बांटू, n से। तो इसका मतलब ये टोटल एंगल थीटा 1 और थीटा 2 को हटा दूं तो ये टोटल एंगल कितने का बना मेरा बेटा, 360 बाय n का। बोलो ये इससे सब सहमत है। आरुष आप सहमत हो कि मैम ये जो टोटल एंगल है ये 360 बाय n का बनेगा, यानी 2 पाई बाय n का एंगल बना। तो थीटा 1 और थीटा 2 इंडिविजुअली कितने का बनेंगे, पाई बाय n का, जैसे अभी मैंने यस स्क्वायर का मैम। सिखाया है। तो दोनों आप लिखोगे साइन पाई बाय n प्लस साइन पाई बाय n, ठीक है। तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि ये अब कितना बन जाएगा 2 साइन पाई बाय n, तो ये मेरा साइन पाई बाय n। बोलो इतना क्लियर हुआ। ओके, अब देखो ये कैपिटल आर था, ये कैपिटल आर है क्योंकि सेंटर से इस पर डल रहा है ये एंगल, तो ये रेडियस है सर्कल की, तो ये वाली लेंथ मेरे को पता है आर होने वाली है, राइट। पर मुझे क्या चाहिए होता है, इस फॉर्मूले में स्मॉल आर क्या है आरुष बताओ, इस फॉर्मूले में स्मॉल आर, ये वाली जो कैपिटल आर है इसको स्मॉल आर लिख लो। मैम जो आपने खुद से बनाई हुई, मतलब मैम जो ए बी के बीच को मिल रही है। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना ये, तो इसका मतलब जो ये ब्लू लाइन मैंने बनाई हुई है ये वाली डिस्टेंस होनी चाहिए ना। यस सर। हाँ, तो अब देखो ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए, मेरे पास एंगल है, मेरे पास ये आर है, तो कॉस थीटा से निकाल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, यही बेस है जो मुझे निकालना है, स्मॉल आर। यस मैम। हाइपोटेन्यूज कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर किसके बराबर आ गई, आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है पाई बाय एन। तो आप लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, आर की वैल्यू हो गई मैम कैपिटल आर कॉस थीटा, और कॉस हो जाएगा पाई बाय एन के बराबर, और ये ऊपर साइन पाई बाय एन, तो ये किसके बराबर हो गया 10 पाई बाय एन के बराबर। यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर 10 पाई बाय एन, क्लियर। यस मैम। तो अभी हमारा आंसर आया क्या 10 पाई बाय एन, ठीक है। ओके, अभी तो ये तो एक वायर का आया है, अब मेरे पास कितनी वायर, कितने साइड है, एन साइड, तो एन से मल्टीप्लाई करोगे, एन से मल्टीप्लाई करा, देखो कर दिया ना एन से मल्टीप्लाई। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया फाइनली, देखो यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इस इस एन को इसके नीचे ले जाओ, पाई अपॉन एन, ठीक है ना, ये 1 अपॉन एन फिर ऊपर ही पहुंच जाने का इसने 10 पाई बाय एन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यस मैम। आसान था ये सब, ये सारे सवाल तुम्हें कराए हुए हैं सारे, ये वाला भी कराया हुआ है, वही करा रही हूँ जो क्लास में कराए। क्वेश्चन नंबर 9, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फोर्स पूछा है क्या होगा। तो एफ किसका फंक्शन होता है पोटेंशियल एनर्जी में, माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो मैं इसके कुछ नाम लिख लेती हूँ, ए बी सी डी और ई, डी यू बाई डी एक्स। तो बेटा ए से बी तक देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, ए से बी तक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डी यू बाई डी का स्लोप 0,
तो फोर्स कितना आया ए से बी का? ए से बी में मेरा फोर्स क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना जी। चाहिए, ठीक है। अब बी टू सी के लिए देखो, अब बी टू सी के लिए एफ इक्वल्स टू माइनस स्लोप निकालेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, यही तो है स्लोप। माइनस का साइन बाहर लगाओ। फाइनली आप बी से सी चले गए तो सी का पॉइंट कितना है? -10, तो मैं -10 लिख दूं। माइनस यू इनिशियल कितना था बी पॉइंट पे? 0, क्लियर। यस अपॉन मैम। फाइनल एक्स, फाइनल एक्स का एक्स कहां पर है? फाइनल, फाइनल एक्स हो गया आपका 0, करेक्ट। माइनस एक्स इनिशियल कितना था बी पॉइंट पर? -10, क्लियर। तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा ये। तो एफ कितना आया? माइनस माइनस प्लस हो गया क्या ये? प्लस का 10/10 कितना आया भाई? प्लस का 1 न्यूटन, ठीक है। फोर्स की वैल्यू क्या आई? +1 न्यूटन आई। सबको क्लियर लगा इतना? यस मैम। सिमिलरली सी से डी में दोबारा निकालने की जरूरत तो नहीं है। सी से डी साफ पता चल रहा है, पॉजिटिव स्लोप है, तो अगर डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो बाहर माइनस का साइन है, तो सेम -1 न्यूटन आ जाएगा। बोलो, सारी चीजें सेम है ना? यस देखो, मैम। तो ये तुम्हारा -1 न्यूटन आ जाएगा। फिर से डी टू ई क्या हो जाएगा? स्लोप 0 तो फोर्स 0, 0। क्लियर। तो अब इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो भाई क्या है। इनमें देखो सेकंड वाली लाइन में नेगेटिव आ रहा है फोर्स, और हमारा सेकंड फोर्स पॉजिटिव था +1 न्यूटन, तो ये गलत। ये वाली लाइन नेगेटिव, ये भी गलत। यानी या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। देखो बेटा, अब सी वाले में ये तो 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन भी नहीं आ रहा आई थिंक। देखो फोर्स मेरा 1 न्यूटन आया ना एग्जैक्ट, यहाँ क्या 1 न्यूटन आया ये गलत है ना। तो यहाँ पर देखो पूरा 1 न्यूटन गया, फिर नीचे वाली लाइन में -1 न्यूटन है, तो ये -1 न्यूटन आया, और फिर यहाँ पे स्लोप 0, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बोलो, क्लियर। अगर जिसको वैल्यू भी नहीं निकालनी आती, प्लस माइनस से तो निकाल ही सकते हो, बट अगर निकाल लोगे तो सी और डी में कंफ्यूजन होगी, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, क्लियर। यस मैम। तुम्हारी आंसर शीट में 1 दे रखा है जो कि गलत है, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10th भी देखो अच्छा है। ये एंगल अल्फा दे रखा है, ये सॉरी ये एंगल गामा दे रखा है, ये एंगल गामा दे रखा है। मतलब ऐसे बांध लो कि ऐसे तुम्हें, और ये ना ऐसे ऐसे घूम रही है, रोटेट कर रहा है, ये जो ये बॉल है इस तरीके से घूम रहा है शाफ्ट पे, ठीक है। ओके, पहले मैं जनरल बना लेती हूँ। अगर घूम नहीं रहा है तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? देखो इधर टेंशन T1 लग रही है, एसी पर टेंशन T2 लग रही है। बोलो यस और नो। यस मैम। क्या ये एंगल भी बना ले कुछ कुछ थीटा बीटा मान लो इसको, इसको कुछ एंगल थीटा मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? T1 साइन, है ना, T1 साइन थीटा, और ये अपॉन में क्या लगेगा यहाँ पे? T2 साइन थीटा। और इधर क्या लगेगा ए पॉइंट पे? दोनों तरफ T1 का कॉस थीटा प्लस T2 का कॉस थीटा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अच्छा, ये ऑलरेडी इनके एंगल दे रखे हैं मुझे। क्या हमें ऑलरेडी दे रखा है ये एंगल 30 डिग्री का गामा, ये 30 यस मैम। डिग्री दे रखा है। देखो अगर ये 30 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री होगा, और ये कितने का बनेगा फिर? 60 डिग्री। ये तो 60 बनना चाहिए ना। हाँ, तो ये 60 होगा ना मेरा एंगल। ठीक है, तो हम 60 लेंगे। देखो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री आया, ये मेरी टेंशन T1 थी, ये टेंशन T2, तो ये भी 60 डिग्री का ही बनेगा सिमेट्री से। तो भाई ए पॉइंट के फोर्सेस बना लो। ऊपर क्या बनेगा? T1 का साइन 60
नीचे क्या बनेगा, T2 का साइन 60, करेक्ट। इधर क्या बनेगा, T1 cos 60 प्लस T2 cos 60, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को आरएचएस में कोई बैलेंस नहीं कर रहा, लेफ्ट साइड में तो फोर्स लग रही है, लेकिन जब ये गोल गोल घूमेगा तो आउटवर्ड कौन सी फोर्स आएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले सकते हो तुम। भाई बाहर घूम रहा है ना ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर स्पीड से, तो अगर हम सर्कुलर मोशन में होता है तो mv²/r ले लेते हैं, वेलोसिटी को ओमेगा में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इस इनवर्ट फोर्स को बैलेंस कर रही होगी वो कितनी होगी, m⍵²r, हाँ या ना। यस तो मैम। यहां से आप m⍵²r को किसके बराबर लिख दो भाई, T1 प्लस T2 cos 60 कॉमन ले लेती हूँ, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 के। बोलो अब हमें यहाँ से स्मॉल आर चाहिए होगी, स्मॉल आर क्या है भाई बताओ, रेडियस ये वाली आर है ना, आर, मुझे ये ए बी की स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, देखो m⍵²r, आर तो रेडियस होगी ना जिस हिसाब से वो गोल गोल घूमेगी सर्कल में, जिस सर्कुलर मोशन में ये गोल गोल घूमेगा मुझे तो उसका आर चाहिए होगा। तो ये आर किसके बराबर होगा भाई, मेरे पास एंगल है, मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, कैसे निकालें, हाइपोटेन्यूज है, एंगल है, साइन थीटा लगा दो, पर साइन थीटा से तो मेरे पास परपेंडिकुलर आएगा नहीं, मैम कॉस cos थीटा था। कॉस थीटा लग जाएगा, यस मैम। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस तो फिर ये बनेगा ना आर है, और यस मैम। हाइपोटेन्यूज 40 बन जाएगी क्या, आर कितना आया 40, कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री, करेक्ट। यस मैम। सेंटीमीटर को मीटर में करो तो कितना हो जाएगा 0.4, एक सेकेंड है ना, 0.4, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, तो कितनी आई आर 0.2 सेंटीमीटर, क्लियर। तो आर की वैल्यू 0.2 मीटर्स आ गई, सेंटीमीटर नहीं हमने कन्वर्ट कर तो लिया, 0.2 मीटर्स। तो देखो आर भी आ गया, मास तुम्हें दे रखा है, ओमेगा निकालने के लिए बोला है, T1 और T2 निकालना पड़ेगा, T1 और T2 कैसे निकालोगे, और क्या इक्वेशन बनेगी बताओ, और क्या इक्वेशन बनेगी, ए पर नीचे इस बॉल का मास भी एक्ट करेगा अपॉन में mg, तो आप लिखोगे T1 साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू T2 साइन 60 प्लस mg, क्लियर। सेकेंड इक्वेशन ये हो गई, तो यानी T1 माइनस T2 साइन 60 डिग्री √3 इक्वल्स टू अपॉन 2 करोगे तो मैं यहाँ पर 2mg लिख दे रही हूँ, तो T1 माइनस T2 का इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारे पास 2/√3 mg। यहां से T1 प्लस T2 का आ गया, क्या ये अब सॉल्व हो जाएंगी इक्वेशंस, बताओ मेरे को, सॉल्व हो सकती हैं आरुष, वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी अब। मैम वैसे इसमें टेंशन की वैल्यू दी हुई 4 न्यूटन। हाँ एक मैम टेंशन तो इसमें गिवन एक। होगी ना, हाँ एक टेंशन गिवन होगी, जब तो एक को 2t को उसके टर्म्स में निकाल पाओगे, यस मैम। ठीक है। हाँ तो इस हिसाब से कर लेना, ये रिलेशंस आ गए हैं, एक तो ये ऊपर लिख दिया मैंने, और एक ये नीचे T1 माइनस T2/2, थोड़ा पेपर देखो लेंथ ही था, ठीक है, नो डाउट, तो बट ये क्वेश्चन डुएबल था। देखो कॉन्सेप्ट वही है, तुम बताओ कोई नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वही है, बस तरीका बदल गया सवाल का, यही यही करता है, लैंग्वेज चेंज कर देगा, बहुत डिफिकल्ट सवाल बना देगा, लेकिन बेसिक नेसेसिटी वही रहेगी सवाल की। ओके जी, यस मैम। ओके, क्वेश्चन मैम नंबर ये वाला 11, क्वेश्चन कौन से चैप्टर से था? ऊपर वाला क्वेश्चन ये मैकेनिक्स का सवाल है, एनएलएम, फोर्स बैलेंस, एनएलएम, एनएलएम में बस थोड़ा सा फोर्स बैलेंस करना आना चाहिए, इनवर्ड अगर फोर्स है तो आउटवर्ड तो होगा ही ना, अगर कोई चीज रोटेशन में है, अगर इनवर्ड फोर्स है तो आउटवर्ड होगी कि नहीं होगी, तो बस वो इनवर्ड फोर्स लग रही है ना बेटा, ये देखो यहाँ पे हर्ष, ये वाला देखो, T1 cos 60 और T2 cos 60 अंदर की तरफ लगने वाली फोर्सेज हैं जो यहाँ ऐसे अंदर लग रही है, तो इस अंदर वाली फोर्स को कोई फोर्स बाहर की तरफ इधर की तरफ बैलेंस करेगी कि नहीं करेगी, तो
इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि आप एम वी स्क्वायर बाय आर भी लिखते हो, है ना। तो वी को अगर ओमेगा आर लिखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे किया है, बोलो। हाँ, ये वाले हो गए होंगे। ओमेगा एल जब 1/ओमेगा सी के बराबर होगा तो क्या होगा, रेजोनेंस सेकंड में, करंट मैक्सिमम हो जाएगा सेकंड वाले कंडीशन में। इंडक्टर अगर एक्सएल अगर ज्यादा हो गया एक्सी से, तो इसका मतलब क्या है, एक्सएल एक्सी से ज्यादा है तो इंडक्टर बन जाएगा, और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है ना। यस मैम। तो करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ, सेकंड ऑप्शन। सी ज्यादा हो गया, करंट जो है ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी, तो करंट लीड्स द ईएमएफ, इसमें करंट लीड द ईएमएफ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओहो, करंट इन फेस, रेजोन, ये तो दो चीज एक साथ दे दी रेजोनेंस में, बी और डी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे दोनों चीज होंगी, मैक्सिमम करंट भी होगा और करंट इज इन फेज विद ईएमएफ। क्या करें, ए का थर्ड है तो ऑप्शन नंबर सी आपने ही होता ए, है। मैम आपने, हाँ, यस मैम, यस मैम। ए का थर्ड है ना, ना ना, ए का थर्ड थोड़ी है, मैम ए एक का का सेकंड है। सेकंड है, ए का सेकंड है, हाँ, ए का सेकंड है। तो ए के सेकंड के दो ऑप्शन है, ठीक है। अब बी का फर्स्ट है, ठीक है। सी का देखो, अब सी का क्या था, सी में कंडक्टर लीड द ईएमएफ, ठीक है। तो सी का फोर्थ है तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। सी का फोर्थ कि एक्सी ज्यादा हो गया ना एक्सेल से, तो कौन की चलेगी, कैपेसिटर की चलेगी। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, करेक्ट, करंट लीड्स द ईएमएफ, तो ऑप्शन नंबर ए, डन। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 12, 2026 का ही पीवाई क्यू, 2026 का पीवाई क्यू सेम इसी कॉन्सेप्ट से आया है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस से देखो, एन अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी के अप्रोचेस स्टेशनरी न्यूक्लियस विद न्यूक्लियस, इसमें क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, बताओ, करा रखा है पहले ही, एनर्जी कंजर्व करते हैं ना, यस मैम। कर लोगे ये क्वेश्चन, क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन है, कई बार करा चुकी हूँ। 16th कर लिया था, 16th। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस पूछी है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बोला है इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, तो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या जीरो हो जाता है, डी क्यू जीरो है, तो डी यू किसके बराबर है, माइनस डी डब्ल्यू के। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट तो है ही नहीं, है ना, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, रिड्यूस होगी, तो ए ऑप्शन तो गलत ही है। ए गलत है तो सी गलत हो गया और डी गलत हो गया। बी तो दोनों में है तो बी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डी पर चलो और ई पे चलो। चलो पहले डी रीड करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो पीवी कांस्टेंट होता है क्या एडियाबैटिक प्रोसेस में, नो मैम। एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी गामा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो डी गलत है, तो यानी ए ऑप्शन भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चेक करो एक बार उसमें क्वेश्चन में क्या है, सोलवे का, सोलवे का बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल करे जाते हैं। 17 देखो, 17 किया, एनर्जी यस कंजर्वेशन मैम। करा करा के थक गई। सवाल दिया हुआ है, देखो ए से बी जा रहे हो, बी से सी, सी से डी, डी से ई, फाइनल ई पॉइंट पे आ गए। इसमें बोला है कि फ्रिक्शन भी लग रहा है भाई 0.1 का। ए और बी की जो ये हाइट है ये 50 मीटर थी और फिर ये वाली हाइट 100 मीटर हुई, इस तरीके से तुम चले। तो अब बाद में इसने पूछा है कि बताओ ग्रेविटेशनल ने कितना काम किया, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो तुम लिखोगे वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, फोर्स किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट लिखोगे। अब डिस्प्लेसमेंट देखो है कितनी,
बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है भाई? वर्टिकली लगेगा। क्या वर्टिकली कोई डिस्प्लेसमेंट हुई है? आप ए से चले और ई पर आ गए, राइट? तो वर्टिकली तो यस कोई, मैम। वर्टिकली तो कुछ हो ही नहीं। अगर मान लो तुम सिर्फ यहाँ डी पर पहुंचते, सपोज करो अगर ए से डी की पहुंच पूछता आपसे कि ए से डी तक कितना काम किया, बताओ। तो ये तो अभी भी मेरे पास हाइट है जो 100 मीटर की दे रखी है। तो ये तुम डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख सकते थे कि फ्रिक्शन वर्क डन बाय ग्रेविटी डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर हम ग्रेविटी का वर्क देखते कि भाई ग्रेविटी का फोर्स देखते कि जो भी पार्टिकल है उस पर ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है, तब तो वर्क डन आ जाता। लेकिन यहाँ देखो ए से चल के ई पर आ गए, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही कितना है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ग्रेविटेशनल ने कोई भी काम नहीं किया, 0 जूल। ठीक है जी। देख लो, यस सर। तुम इतना चढ़ाई चढ़ के आए, फिर भी ग्रेविटी ने तुम्हारे नेटवर्क 0 कर दिया। तो ये होती है फिजिक्स की पावर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। मैकेनिक्स तो तुम्हें छोड़नी नहीं थी भाई, मैंने खूब अच्छे से कराई है, तुम्हें करके आनी चाहिए थी। अगर मैं उन चीजों को छोड़ दूं जो अलग तरीके से डिफिकल्ट है, उसके अलावा 18वां सवाल तुम्हें पता है भाई, अगर ये h हाइट पे है तो इस पॉइंट पे जब ये ब्लॉक आएगा तो इस पॉइंट पे इस ब्लॉक के पास कितनी हाइट, कितनी वेलोसिटी होगी बताओ। ये h हाइट से आया है तो इस पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी √2gh हो जाएगी। यस और नो? यस मैम। सीधा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व किया है। m पॉइंट पर वेलोसिटी 0 थी, लेकिन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। इस पॉइंट पे आ जाएगा तो हाइट 0 हो गई, तो mgh सीधा सीधा किसके बराबर आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। m से m कट गया तो v सीधा √2gh आया। ठीक है, ओके। अब सीधा ये ब्लॉक आएगा और इस मास m से, देखो इस मास m के यहाँ पर आके बैठ गया, ये रहा ब्लॉक। दिख रहा है कैसे आके बैठा है? ये आके बैठा है, देखो ये रहा। ये ब्लॉक आके बैठा हुआ है। अब क्या करें? अब देखो ये सीधा आगे नहीं बैठा, इसके पास ये इनिशियली कुछ एंगल पे था यहाँ पे, यानी ये ब्लॉक ऐसे आया और ये यहाँ पर, या तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो, देखो कि ये ब्लॉक यहाँ आया, ठीक है। ये कुछ इंक्लाइंड प्लेन पे है, अल्फा पे। इस ब्लॉक की वेलोसिटी v ऐसे है ना? इस ब्लॉक की v वेलोसिटी ऐसे है यस। हमारे पास कुछ। अब ये इस ब्लॉक से आके टकराएगा इस तरीके से। अब ये यहाँ पर आके बैठ गया, तो ये कौन सा कोलिजन हुआ? पहली बात तो इन इलास्टिक कोलिजन हुआ कि लास्ट में ये दोनों ब्लॉक के मास दोनों ऐड हो गए, कैपिटल M प्लस स्मॉल m ऐड हो गए। अब बोला है कि अब ये काट भी कुछ आगे v वेलोसिटी से चलेगा, हमें इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी है। तो साफ पता चल रहा है मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल है, इन इलास्टिक कोलिजन, है ना? हेलो हेलो, यस मैम। हाँ। तो बस लगा दो कि भाई ये ब्लॉक आया स्मॉल m किसी वेलोसिटी के साथ। अब देखो कौन सी वेलोसिटी लिखें? वेलोसिटी भी तो दो तरीके से बट गई ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये तो टेंजेंशियल वेलोसिटी थी। अब मुझे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी है जो इससे टकराएगी। दो कंपोनेंट लें तो ये तो हो जाएगा v cos अल्फा, और एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी इसकी हो जाएगी v sin अल्फा। तो मोमेंटम कंजर्व दो डायरेक्शन में करना पड़ेगा। अब देखो तुम्हारे पास जो ये ब्लॉक है m प्लस स्मॉल m, ये किस डायरेक्शन में चला है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो तुम इस स्मॉल m की भी वो वाली वेलोसिटी लोगे। दो तरीके से हुआ यहाँ पे, ऑब्लिक वाला है, ये ऑब्लिक कोलिजन हुआ है कुछ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व। हॉरिजॉन्टल स्मॉल m के पास वेलोसिटी थी √2gh, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos अल्फा इक्वल्स टू, दोनों ऐड हो गए m प्लस स्मॉल m, इसकी वेलोसिटी v है। तो v वाली वेलोसिटी आ गई भाई m √2gh cos अल्फा अपॉन m प्लस स्मॉल m। तो देख लो कौन सा आंसर ठीक है, cos अल्फा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये ऑब्लिक इंसिडेंस का क्वेश्चन था कि हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं, x में अलग होगा, y में मोमेंटम अलग कंजर्व होता है। गॉट इट? ये हुआ यहाँ पे। तो सीधा √2gh नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑब्लिक है। आगे बढ़े,
ये 19th यस मैम। क्वेश्चन है। देखो v इक्वल्स टू माइनस के एक्स वाई और तुमसे पूछा क्या है, पोटेंशियल देके इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या रिलेशन होता है, E इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, है ना। तो ई एक्स अगर लिखना होगा तो एक्स में कैसे निकालोगे, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई में माइनस डेल वी बाय डेल वाई। तो डेल वी बाय डेल एक्स करोगे तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस के वाई, और ई वाई में क्या हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट है, सॉरी वाई कांस्टेंट हो गया तो के वाई, ठीक है, एक्स हट गया और इधर माइनस के एक्स हो जाएगा, है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे, माइनस बाहर लिख दूं, के वाई का आई कैप प्लस के एक्स का जे कैप। पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन वेरीज एज, इतना ही है। मैम माइनस की वैल्यू, मैम माइनस की जगह प्लस आएगा। अच्छा ऑलरेडी फॉर्मूले में भी है माइनस, ठीक है। अच्छा यस यहाँ मैम। पर भी माइनस है तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमें कितना दे रखा है, 9 का, बस यही है आंसर, तो क्या करना है। ये हमारे पास वेक्टर आया है, मैग्नीट्यूड के लिए के बाहर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ले लो, क्या बन जाएगा, वही आर हो जाएगा शायद। तो ये ई वेक्टर आया है मेरे पास, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ के स्केयर एक्स स्केयर प्लस के स्केयर वाई स्केयर, के बाहर कॉमन आ जाएगा और ये क्या बचा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और यही क्या था मेरा आर डिस्टेंस, ठीक है। यही आर होगा कि भाई कुछ डिस्टेंस तुम एक्स में चले और ये कुछ डिस्टेंस तुम वाई में चले, तो आर तो यही हुआ ना मैग्नीट्यूड। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, यस के मैम। टाइम्स ऑफ आर, तो प्रोपोर्शनल आ गया आर के, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फिर यही है, मतलब मेजर यही क्वेश्चंस थे जो करने वाले थे, और जो करने वाले क्वेश्चन है मैं टिक लगा देती हूँ कि जो तुम्हें करने चाहिए थे, ठीक है। जैसे कि सवाल ट्राई कर लेना, 24 ट्राई करना, 25 ट्राई करना, और दैट्स इट, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर यस का मैम। 22वां सवाल भी ट्राई कर सकते हो। ये दो तीन सवाल हैं जो और तुम ट्राई कर सकते हो क्लास में जो कराए हुए हैं उनके हिसाब से। तो अभी भी आई थिंक 15-16 सवाल मैम ऐसे हैं ना जो हमने कर लिए। हाँ आरुष बोलो। मैम जो 24th क्वेश्चन था ना उसपे 2 आंसर आ रहे थे मेरे 2000 पास। आंसर है। मैम 2 आंसर आ रहे थे। अच्छा 24 मैम के दो आंसर 30th आ के, रहे हैं, यस मैम। कैसे, सवाल में जो दे रखा है वो नहीं आ रहा। मैम इसमें ऑप्शन नहीं थे ना, तो मैम इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री आ रहा था, और मैम अगर मैं चेक करा था दोनों से सही आ रहा था। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं इसको एक बार। Unpolarized light of intensity 32 passes through 3 polarizer arranged such that the transmission axis of the first, ये तो शायद कराया हुआ था सवाल है, of the first and last polarizer at right angle। तो मेरे पास 3 polarizer हैं, तो क्या कह रहा है, 3 polarizer arranged such that transmission axis of the first and the last polarizer are at 90 डिग्री। तो अगर इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है तो ये ऐसे हो गई है ना ट्रांसमिशन एक्सिस, तो यस 90 डिग्री बन रही है। If the intensity of emerging light is 3, then what is the angle between the transmission axis of the first two polarizer? ठीक है, तो यानी यहाँ से जो लाइट इंटेंसिटी गई है उसकी वैल्यू तुम्हें 3 दे रखी है। तो अगर देखो पहली वाली से टकराएगी तो आधी हो जाएगी, 32 का आधा कितना हुआ, यहाँ से 16 निकली, है ना, यस मैम। 16 निकली, तो यहाँ पर जो इंसिडेंट हुई वो 16 हुई। अब मुझे इसका एंगल हम मान लेते हैं कि भाई पहले वाले में और इसमें जो एंगल है वो थीटा है, और सेकंड वाले का और इस वाले का एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल, है ना भाई, वो तो ऐसे है ना, तो ये वाला एंगल बचा ही 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लगाऊं आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्केयर, इनके बीच में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, और आई मुझे ऑलरेडी गिवन है, फाइनल लाइट 3,
इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वेशन 1। मैम ये 2 बार नहीं करेगी? हाँ मैम पहले जब सेकंड वाले पोलराइजर से जाएगा तब भी तो लगेगी एक बार। हाँ, उस वो अभी लिख रहे हैं ना, अभी तो ये इक्वेशन 1 है। अब हम सेकंड वाले से देखेंगे। तो सेकंड वाले में मैं लगाऊं आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पर आई वो है जो ट्रांसमिट होगी, वो तो मुझे पता ही नहीं कितनी ट्रांसमिट हुई है ना, लेकिन जो यहाँ से ट्रांसमिट होगी वो यहाँ पर इंसिडेंट होगी। तो अगर मैंने ये आई नॉट कौन सी थी, इंसिडेंट वाली, तो ये जो इंसिडेंट है वो यहाँ की ट्रांसमिटेड होगी, आई नॉट मान लेते हैं। ये सेकंड वाले पे इंसिडेंट 16 है कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन 2। बोलो ये ठीक है ना? यस मैम। हाँ, तो इनसे देख लो यस अब मैम। क्या बन रहा है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो 3/i0 इक्वल्स टू 16 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, एक सेकेंड क्या कर दिया, 3i0। मैम इसमें आई नॉट की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। आई नॉट की जगह कैसे, आई नॉट तो पता ही नहीं है ना। आई नॉट तो वो है जो सेकंड से बाहर निकली है, सपोज वो मैंने वो मानी है। आई नॉट वो वाली है जो सेकंड पोलराइजर से बाहर निकली है, देखो। या फिर जो थर्ड पर मैम मैंने आई इंसिडेंट, नॉट की जगह ना, मैम आई नॉट की जगह 16 cos स्क्वायर थीटा पुट करिए। नहीं नहीं तुम देखो समझे नहीं मैंने क्या किया, सब सुनो। देखो, तुम ये मानो कि जो सेकंड वाला जो पोलराइजर है उस पे इंसिडेंट 16 हुई, और जो यहाँ से बाहर निकली उसका नाम क्या मानो, उसका नाम क्या लेना है, उसका नाम आई डैश ले लो। ठीक है, ये जो सेकंड पोलराइजर से जो ट्रांसमिटेड हुई वो आई डैश हुई। अब ये ट्रांसमिटेड ही तो थर्ड पे इंसिडेंट होगी। ठीक है, यस तो मैम। अब मैंने अगर थर्ड पे लगाया आई डैश इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 3 हुआ, तो ये इंसिडेंट वाली आई डैश हो जाएगी अब। ठीक है, ये लो, ये आई डैश हो यस गई। मैम। अब सेकंड वाले पे लगाओ, सेकंड वाले पे लगाओगे आई इक्वल्स टू आई नॉट, रुक जाना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई थी कौन सी, जो ट्रांसमिट हुई, तो ट्रांसमिटेड वाली मैंने आई डैश मानी है। आई नॉट जो सेकंड वाले यस। पे इंसिडेंट हुई, तो सेकंड पे इंसिडेंट 16 हुई ना, 16 कॉस स्क्वायर यस। थीटा। तो ये किया था मैंने। तो अब ये इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को एक बार डिवाइड करके देखो, तो क्या लिखा मैंने, 3/i डैश साइन स्क्वायर थीटा, ये 16 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बेटा ये 16 तिया कितना हो जाएगा, 48। ये मैम क्या 48 बस आई डैश कैंसिल नहीं हो रहे थे। कैंसिल तो नहीं हो रहा ही है ना, यस मैम। आई डैश का स्क्वायर हो गया और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कुछ एक चीज तो चाहिए होगी, आई डैश हमारे पास है नहीं, थीटा भी नहीं है। मैम आई डैश की वैल्यू ना, मैम जैसे जो इक्वेशन 1 है ना मैम, हम्म, मैम जैसे आई डैश की वैल्यू है 16 cos स्क्वायर थीटा, तो मैंने वहाँ आई डैश की वैल्यू पुट कर दी थी 3 इक्वल टू 16 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो तुमने यहाँ से आई डैश की वैल्यू 16 कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दी, हाँ। यस मैम। अच्छा अच्छा, तो वहां से आया 3 इक्वल्स टू, सेम ही चीज है वैसे तो, आई डैश की वैल्यू 16, वो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ मैम साइड कर दी क्या, मैम मैम इसके बाद मैंने cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया था। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसमें cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया था ना, हम्म। और हम उसका साइन स्क्वायर थीटा को कुछ के मान लिया था, फिर वो क्वाड्रेटिक बन गई थी, और हम उसके बाद 2 आंसर आ रहे थे और हम दोनों सेटिस्फाई कर रहे थे। अच्छा, हम आंसर आ रहे थे 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसके आगे भी मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा भाई। तो तुमने इसको 3/16 इक्वल्स टू कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, हाँ। यस मैम। एक सेकंड रुको ना, इसको साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला भी तो बना सकते हैं। अगर मैं इसको लिख दूं 3 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई, ना 8 दूनी 16 होगा, ये तो 4 इंटू 4 करना पड़ेगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, 3 इक्वल्स टू 4
और ये 4 और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा का। यस मैम। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो अगर मैं साइन 2 थीटा लिखूं तो साइन 2 थीटा आया √3/2। साइन 2 थीटा है ये तो। तो थीटा कितना आ गया, इसमें में √3। से भी आ गया हाँ में से भी 2 थीटा 60 डिग्री आ गया। है ना, तो यहाँ से यस 60 मैम। आया है अपना आंसर। और दे कितना रखा, 30। तो मैं यस मैम। मैम जब मैंने सॉल्व किया था तो मेरे पास 30 भी आ रहा था और 60 भी आ रहा था। हम्म, पर ये 90 माइनस थीटा है ना, देखो तुम्हारा थीटा, हमारा थीटा 60 आया ना, यहाँ से कितना आया ये 2 थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। ये 2 थीटा, हम साइन 2 थीटा आया √3/2, तो थीटा यस मैम। 30 आया ना यहाँ से, मैम √3/2 60 डिग्री हुआ ना, यस मैम। तो थीटा 30 आया ना। यस मैम। थीटा 30 आया तो एंगल ये लास्ट, अब जो इन्होंने सवाल पूछा है, देखो सवाल इन्होंने पूछा है ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट 2 पोलराइजर। तो अगर ये थीटा 30, तो ये फाइनल आंसर यही तो है कि पहले वाला और सेकंड में हमने एंगल थीटा लिया था ना, तो ये 30 डिग्री ही आंसर आएगा। जो तुम्हारा 60 डिग्री आ रहा है ना, वो तुमने फिर ये वाला निकाला है, सेकंड और थर्ड के बीच का एंगल सेटिस्फाई। देखो तुमने फिर वो सेकंड पोलराइजर और थर्ड के बीच का लिख दिया, जो कि मेरा यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है। पहला और दूसरे के बीच में तो 30 ही है ना, तो थीटा और यस 90 माइनस थीटा का ही फर्क है। तो थीटा हमारा कौन सा एंगल था, देखो ध्यान से, पहला और दूसरे पोलराइजर का एंगल थीटा है, और दूसरे और तीसरे का 90 माइनस थीटा है। तो ये ध्यान रखना, तो 30 ही आएगा, 60 नहीं आ रहा। ठीक है, मैम जैसे मैंने किया था मैं आपको करके भेज दूंगा अभी ग्रुप हाँ में। वो एक बार मेरे को शेयर करना क्या किया है, ठीक है। यस चलो मैम। ठीक है आरुष, ओके बाय। यस मैम।